नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हीगल के राज्य के विषय में जो उनके सिद्धांत हैं, उनके दर्शन हैं, उनके विचार हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में विचार किया था। हीगल एक आदर्शवादी राजनीतिक चिंतक था। वह व्यक्ति से ज़्यादा राज्य को स्थान देता है। राज्य की सर्वोपरि में वो विश्वास करता है। राज्य के लिए ही व्यक्ति जन्म लेता है और राज्य के लिए ही व्यक्ति को अपनी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अर्थात व्यक्तिवाद के विपरीत हीगल आदर्श में विश्वास करते हुए राज्य की निरंकुशता में, अर्थात राज्य को प्रमुख सर्वोच्च संस्था मानते हुए उस पर विचार करता है। हीगल राज्य को एक स्वाभाविक संगठन मानता है जो व्यक्ति के उच्चतम विकास के रूप में होता है। वह विश्व आत्मा का अभिव्यक्त रूप है। इस प्रकार हीगल मानता है कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है और व्यक्ति की द्वंद्वात्मक पद्धति के फलस्वरूप वह उच्चतम है। वह कहता है कि इसका निर्माण, अर्थात राज्य का निर्माण आपसी तत्वों से होता है। एक ओर तो विश्वात्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है और उसके विकास में सहयोग देती है, दूसरी ओर मनुष्य अपने को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हुए उसका निर्माण करते हैं। उनका विचार है कि मानवीय जीवन का सार स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति ही विश्व का इतिहास है। स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु अब तक जो मानवीय संगठन बनाए गए हैं उसमें सर्वप्रथम था परिवार। यह मनुष्य की इंद्रिय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार जो कि पारस्परिक प्रेम का, दृढ़ बंधनों का परिणाम है, एक वाद है। परिवार मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बहुत छोटा सिद्ध होता है। इसलिए प्रतिवाद के रूप में नागरिक समाज का उदय होता है और परिवार के विपरीत यह एक ऐसा स्वाधीन मनुष्य का समूह है जो केवल स्वहित के धागे से बंधे होते हैं। और परिवार अर्थात वाद और नागरिक समाज अर्थात प्रतिवाद की पारस्परिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक संवाद का जन्म होता है जो कि परिवार और समाज दोनों के सर्वोत्तम तत्वों को सुरक्षित रखता है और वह है संवाद अर्थात राज्य। इस प्रकार द्वंद्वात्मक विकास की चरम सीमा राज्य और विकासवादी प्रक्रिया में राज्य से उच्चतम या उच्चतर वह अधिक पूर्ण कोई नहीं है। हीगल के अनुसार इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और आत्मकथा में जो स्थान व्यक्ति का होता है इतिहास में वही राज्य का है। इस आधार पर हीगल कहता है कि परिवार, नागरिक समाज और राज्य इस द्वंद्वात्मक पद्धति के फलस्वरूप राज्य सर्वोच्च है। आगे कहता है हीगल कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। हीगल के अनुसार राज्य एक संपूर्ण इकाई और एक प्राकृतिक सावयव है और व्यक्ति उसके अंग और अवयव मात्र है। जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंगों से बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही राज्य व्यक्ति से बड़ा और महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति साधन मात्र है। हीगल व्यक्तिवादियों और उपयोगितावाद के इस सिद्धांत को अस्वीकार करता है कि व्यक्ति का सुख और स्वतंत्रता ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और राज्य इसी उद्देश्य की प्राप्ति करने का एक कृत्रिम साधन है। हीगल के अनुसार राज्य परम सत्य और वास्तविकता है, इसलिए वही साध्य है। इस आधार पर हीगल कहता है कि राज्य सर्वोपरि है और राज्य के अंदर निवास करने वाले व्यक्तियों को राज्य के आदेश अर्थात राज्य के कानूनों का पालन करने में ही अपनी स्वतंत्रता का आभास हो सकता है। उसके अनुसार, हीगल के अनुसार, स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे विशेष गुण
है और राज्य का विरोध करने में उसकी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि राज्य का आदेशों की पालना करने में ही व्यक्ति की स्वाधीनता निहित है। इस आधार पर हीगल कहता है कि राज्य मानव जीवन की सर्वोच्च संस्था है, स्वयं समाज और अन्य कोई राज्य के समकक्ष नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता है, व्यक्ति एक एकांकी इकाई नहीं है, वरना वह जिस समाज में रहता है उसका एक अविभाज्य अंग है। तीसरी विशेषता वो बताता है, राज्य स्वयं एक साध्य है और व्यक्ति राज्य के विकास के लिए एक साधन मात्र है। चौथी विशेषता बताता है, राज्य स्वयं व्यक्ति की आत्मा का ही कि व्यापक रूप है, व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन करने में ही, अर्थात द्वंद्वात्मक पद्धति के फलस्वरूप राज्य सर्वोच्च है और उसकी आज्ञा का पालन करना ही व्यक्ति का परम धर्म और कर्तव्य है। राज्य प्रत्येक नागरिकों को की सामाजिक नैतिकता को स्वयं में समेटे हुए हैं और उसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्य स्वयं नैतिकता से ऊपर है। 6 नंबर है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का कोई भी प्रतिबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के फलस्वरूप उन्होंने लोकतंत्र शासन के बारे में द्वंद्वात्मक पद्धति को लागे। उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार निरंकुशवाद वाद था, प्रजातंत्र प्रतिवाद था और दोनों का द्वंद्व व मिलन संवैधानिक राजतंत्र है, अर्थात संवाद। इस प्रकार हीगल संवैधानिक राजतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोच्च और अच्छा शासन मानता है। हीगल ने सरकार के अंगों की भी चर्चा की। उन्होंने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्थान पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और राजपद बनाया है। न्यायपालिका को वह कार्यपालिका का ही अंग मानता है, राजा के पद को वह राज्य का सर्वोच्च संस्था तथा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय स्थापित करने वाली इकाई के रूप में देखता है। इस प्रकार हीगल कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका को बहुत कम महत्व प्रदान करता है। आगे हीगल कहता है कि सामान्य रूप से कानून का निर्माण करने के लिए राज्य कर्मचारी योग्य होते हैं, अर्थात प्रशासनिक अधिकारी योग्य होते हैं। इसलिए शासन में राजनेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि शासन अच्छी तरह से हो सके। इस प्रकार राज्य के बारे में उन्होंने जो विचार दिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि राज्य के लिए व्यक्ति है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य पर नैतिकता का कोई प्रतिबंध लगाने से मना किया है। राज्य अपने आप में नैतिक है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय विचार का किसी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार वह कहता है कि राज्य पर नैतिकता के सिद्धांतों का भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। राज्य अपने आप में सर्वोच्च है, वह नैतिक है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नैतिकता का कोई ही प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हीगल संवैधानिक राजतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिकता का नहीं होना और राज्य साध्य है, साधन नहीं, इस सिद्धांत के आधार पर हीगल राज्य को एक निरंकुश शक्ति मानते हुए, उसके उच्चतम सर्वोपरि मानते हुए यह बात कहता है। धन्यवाद।